हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं मेनली। ठीक है, वहाँ पर कुछ टर्म्स यूज़ हो रही थी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ने से पहले हमें उन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली अकाउंटिंग की टर्म्स होती हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं जब हम अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं किसी भी बिजनेस में। दीज बेसिक टर्म्स आर असेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, कैश फ्लो, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। ये कुछ बेसिक टर्म्स है अकाउंटिंग की। आज हम इन सभी टर्म्स का मतलब जानेंगे। ठीक है, और कहाँ पर इनका यूज़ होता है ये भी पता लगाएंगे। देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो टर्म है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर रिसोर्सेज दैट अ बिजनेस ओन्स एंड एक्सपेक्ट्स टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एक तरह के रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के लिए जो बिजनेस में यूज़ करे जाते हैं और बिजनेस उनसे क्या चाहता है कि वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे उनकी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, दिस कैन बी फिजिकल और इनटेंगिबल आइटम्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू कंपनीज ऑपरेशन। ये कोई भी फिजिकल आइटम हो सकती है जो कंपनी के ऑपरेशंस में मदद करे। ठीक है, वहाँ पर कंट्रीब्यूट करे उन्हें सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि कैश, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इन्वेंट्री, पेटेंट्स एंड व्हीकल्स। ठीक है, कैश, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें कैश की ज़रूरत होती है। वो जो कैश है वो कंपनी के एसेट में आता है। ठीक है, कोई बिल्डिंग है जिसमें काम चल रहा है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, ये भी कंपनी का एसेट होता है। कोई मशीनरी चल रही है, वहाँ पर इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल होता है जो उस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, व्हीकल्स जिससे हम रॉ मटेरियल इधर उधर लेके जाते हैं या फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका एक्सपोर्ट करते हैं ना, ये सब क्या आता है? कंपनी के एसेट्स में आता है। वाई इट्स इम्पॉर्टेंट? ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? एसेट्स आर क्रिटिकल फॉर अ कंपनीज ऑपरेशन एंड ग्रोथ। एसेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के ऑपरेशंस को करने के लिए और ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर कैश ही नहीं होगा, कोई बिल्डिंग ही नहीं होगी, कोई मशीनरी नहीं होगी, इन्वेंट्री नहीं होगी, तो वो कंपनी कैसे अपना जो उनका टास्क है वो कंप्लीट करेगी ना। फॉर इंस्टेंस, इन्वेंट्री अलाउज बिजनेसेस टू सेल प्रोडक्ट्स एंड प्रॉपर्टी अलाउज देम टू ऑपरेट फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, जैसे इन्वेंट्री अलाउज बिजनेस टू सेल। इन्वेंट्री अगर होगा, रॉ मटेरियल होगा, तभी तो किसी चीज़ की प्रोडक्शन होगी ना। और जो प्रॉपर्टी जहाँ पर वो चीज़ बन रही है, कोई बिल्डिंग है उसमें वो प्रोडक्शन चल रही है, तभी अगर वो सही जगह पर होगी तभी तो प्रोडक्शन ठीक से हो पाएगी ना। इसलिए जो एसेट्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट टर्म है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेबिट्स दैट अ बिजनेस ओज टू एक्सट्रैक्ट एक्सटर्नल पार्टीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेबिट्स होते हैं। ठीक है, जो कंपनी अपनी एक्सटर्नल पार्टीज़ के द्वारा करती हैं। ठीक है, दिस कैन इंक्लूड लोन्स, अकाउंट्स पेबल्स और मोटरगेजेस। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? कोई कंपनी जब लोन लेती है उसके जो अकाउंट पेबल्स हैं, ठीक है, अकाउंट पेबल भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और मोटरगेजेस। फॉर एग्जांपल अ बैंक लोन। ठीक है, जो कंपनी के फ़र्ज़ होते हैं हम कह सकते हैं, उनको हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। जो कंपनी की अपनी चीज़ें होती हैं उसको हम एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में जैसे कोई बैंक लोन ले रखा है कंपनी ने, तो उसको वो पे करना होगा ना, वो उसके लिए लाइबल होगा उसको पे करने के लिए। मनी ओवर्ड टू सप्लाईज, किसी और से हमने मनी ली हो लोन की फॉर्म में, किसी अपने और बिजनेसमैन से, अपने फ्रेंड से, है ना। और अनपेड बिल्स फॉर सर्विसेज, और किसी से कोई सर्विस ली गई है, जैसे रॉ मटेरियल उठाया गया हो या फिर कोई और सर्विस ली गई हो जो, तो उनका बिल है अगर पेड है, अनपेड है, तो वो कंपनी लायबल होगी उसको पे करने के लिए। ठीक है, इसको हम कंपनीज़ की लायबिलिटीज़ कहते हैं। जो उनके फ़र्ज़ हैं किसी फॉर्म में उनको किसी को देना है, वो लायबिलिटीज़ होगी, और जो किसी फॉर्म में उनके पास है वो एसेट्स है। ठीक है, लायबिलिटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? Liabilities represent what a business owes and need to be managed carefully to avoid financial strain.
लाइबिलिटीज़ रिप्रेजेंट करती है कि कोई बिजनेस है जो वो उसको किस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि उनको फाइनेंशियल स्ट्रेन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, हाई लाइबिलिटीज़ कैन हर्ट अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट। हाई लाइबिलिटीज़ अगर होगी किसी कंपनी की तो उसको प्रॉफिट जनरेट करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, हर्ट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अगर उसकी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ है, किसी को लोन पे करना है, किसी सप्लायर को भी अमाउंट देनी है कुछ, ठीक है, कोई अनपेड बिल है उसको भी पे करना है, तो सारा प्रॉफिट उसका उसी में चला जाएगा ना, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज़ इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी रिप्रेजेंट द ऑनर्स क्लेम टू एसेट्स ऑफ बिजनेस आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज़ हैव बीन डिडक्टेड। ठीक है, इक्विटी होता है कि जो ऑनर के एसेट्स है आफ्टर डिडक्टेड लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद, जो कंपनी का प्रॉफिट है, लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद उस ऑनर के पास जो एसेट्स बचते हैं हम उसको इक्विटी कहते हैं। ठीक है, वो उसकी इक्विटी होगी। इट इज़ एसेंशियली द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। जो कंपनी की नेट वर्थ होगी लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद उसको हम इक्विटी बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑनर्स कैपिटल, जो ऑनर की कैपिटल होगी लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स, जो उसकी अर्निंग्स होंगी। ठीक है, कॉमन स्टॉक, जो उसके पास स्टॉक होगा उसको भी हम इक्विटी में लेंगे। ठीक है, इक्विटी क्यों इंपॉर्टेंट है? इक्विटी शोज़ हाउ मच द बिजनेस इज़ वर्थ टू इट्स ऑनर्स। इसकी मदद से हमें पता चलता है कि कोई बिज़नेस है वो कितना फ़ायदेमंद है किसी ऑनर के लिए। ठीक है, जब हम उसमें से अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर देंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हमने कितना प्रॉफिट उस बिज़नेस से जनरेट करा है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता लगाना इम्पॉर्टेंट है कि कितना प्रॉफिट उसमें से हम जनरेट कर रहे हैं। तो इक्विटी की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इक्विटी मीन्स द बिजनेस हैज़ मोर एसेट्स देन लाइबिलिटीज़। हाई नेगेटिव इक्विटी इंडिकेट्स फाइनेंशियल ट्रबल। अगर इक्विटी पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी चल रही है। अगर वो नेगेटिव में आती है तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल ट्रबल को हमें फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर इक्विटी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास ज़्यादा एसेट्स है, कंपनी के पास अपनी प्रॉपर्टी, अपने जो एसेट्स हैं मशीनरी की फॉर्म में हो या मनी की फॉर्म में है वो ज़्यादा है, जबकि लाइबिलिटीज़ उसको कम पे करनी है, या फिर कई केसेस में हो सकता है कि नहीं भी पे करनी है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव आती है तो वो अच्छी होती है इक्विटी। अगर नेगेटिव होगी तो फाइनेंशियल ट्रबल का खतरा रहता है। नेक्स्ट टर्म इज़ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है जो हमें बेसिकली प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, रेवेन्यू इज़ द इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, यूजुअली फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विस है उसको सेल करने के बाद हमें जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, इनकम आती है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो हमें इनकम आती है। ठीक है, सर्विस फीस, हम किसी को सर्विस दे रहे हैं तो उससे हमें जो फ़ीस जनरेट होती है वो हमारा रेवेन्यू है। सब्सक्रिप्शन फ़ीस, हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं किसी को, उसकी जो फ़ीस कोई हमें पे कर रहा है तो वो हमारा रेवेन्यू हो गया। ठीक है, रेवेन्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है? रेवेन्यू इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो। रेवेन्यू स्टार्टिंग पॉइंट है किसी प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो का। ठीक है, रेवेन्यू अगर होगा तभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे ना। अ स्टेडी फ्लो ऑफ रेवेन्यू इज़ एसेंशियल फॉर कंपनीज सर्वाइवल एंड ग्रोथ। किसी बिज़नेस में रेवेन्यू आते रहना, स्टेडी फ्लो मतलब कि रेवेन्यू आते रहना बहुत ही इसेंशियल है कंपनी के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके। अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा होगा तो कोई कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी ना, कैसे अपना नेक्स्ट रॉ मटेरियल खरीदेगी और प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस का वैसे हमें पता ही है लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू सच एज रेंट, सैलरीज एंड यूटिलिटीज़। एक्सपेंस कोई कॉस्ट होती है जो इनकर्ड होती है किसी बिज़नेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है, अगर कोई हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है, तो उस चीज़ की प्रोडक्शन भी लगेगी ना। प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी ना, वो कॉस्ट कंपनी को लगानी पड़ेगी। ठीक है, जो कॉस्ट उस पर कंपनी ने लगाई है वो कंपनी का एक्सपेंस हो गया उस चीज़ पर। वो फिर उसका दाम बढ़ाकर नेक्स्ट बाज़ार में बेचेंगे तो उसमें जो उसका एक्सपेंस है उसको वो माइनस करके जो उनका नेक्स्ट आएगा वो उनका होगा प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू की फॉर्म में आएगा प्रॉफिट। एक्सपेंस वो होता है जो उनका
उनका पैसा लगा होता है किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, ठीक है। और इसमें जहाँ यहाँ पर जो जिस जगह पर प्रोडक्शन हो रही है उस बिल्डिंग का कोई रेंट भी हो सकता है, उसमें से उनको वो भी पे करना होता है। किसी जो उनके एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं वर्कर्स, तो उनको सैलरीज भी देनी होगी, वो भी उनको निकालनी होगी, ठीक है। और यूटिलिटीज़ जो मशीनरीज़ उनकी यूज़ हो रही हैं उसका भी तो यूज़ होता है ना। कई बार मशीनरीज ख़राब हो गई है, कुछ भी हो गया, नई मशीनरी लेनी पड़ी, वो सब सारी कॉस्ट मिला के कंपनी के एक्सपेंसेस माने जाते हैं। एक्सपेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्सपेंसेस डायरेक्टली इम्पैक्ट कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। एक्सपेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है। कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस हेल्प बिजनेसेस द मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। एक्सपेंसेस को अगर कंट्रोल करेंगे तो वो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। अगर हमारी जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी कम होगी, ठीक है, रेंट कम होगा, यूटिलिटीज़ को मशीनरी का अच्छे से हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, उस चीज़ को रॉ मटेरियल को अगर वर्कर्स अच्छे से यूटिलाइज़ करें तो वो ज़्यादा देर तक चल सकता है, अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है। तो अगर हम कॉस्ट कम कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए एक्सपेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके हम अपना प्रॉफिट है जो वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट इज़ द फाइनेंशियल गेन अ बिजनेस मेक्स आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू। वही बात ना मैंने आपको बताया। एक्सपेंस क्या होता है? फाइनेंशियल गेन, जो उनको मनी की फॉर्म में गेन होता है बिजनेस से, किसी बिजनेस से आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू। जो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में हमारा एक्सपेंस लगा है कंपनी का, उसको सब्सट्रैक्ट करके, माइनस करके उसमें से जो रेवेन्यू निकलेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इंडिकेट्स हाउ वेल अ कंपनी इज़ परफॉर्मिंग फाइनेंशियली। वो प्रॉफिट है जो इंडिकेट करता है कि कंपनी कितने अच्छे तरीके से चल रही है, कितने अच्छे तरीके से नहीं चल रही, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने में हमारी कॉस्ट आई है 100 रुपया आई है, ठीक है, और हमने उसको मार्केट में 150 रुपये में बेचा, ठीक है। जो कॉस्ट आई है और जिस कॉस्ट में हमने बेचा है उसमें से अगर हम माइनस करें तो 50 रुपये है, जो वो 50 रुपये है वो हमारा प्रॉफिट है, ना कि 150 रुपये, क्योंकि 100 रुपये तो हमारी कॉस्ट ही आई थी ना, उस पर हमारा एक्सपेंस आया था। जो हमारा रेवेन्यू है वो सिर्फ 50 रुपीज़ है, ठीक है, वो एक आइटम के पीछे। फॉर एग्जांपल, नेट इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, वही जो हमें प्रॉफिट आया एक्सपेंस को सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो हमारा प्रॉफिट है। वाई इट्स इंपॉर्टेंट? प्रॉफिट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ बिजनेस सक्सेस। प्रॉफिट है जो वो की इंडिकेटर है किसी बिजनेस की सक्सेस का, ठीक है। विदाउट प्रॉफिट अ बिजनेस कांट सस्टेन और ग्रो इट्स ऑपरेशंस। अगर किसी बिजनेस में हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता होगा। हर एक बिजनेस का एम होता है प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी बिज़नेस नहीं चलेगा। कोई भी आदमी अपना बिज़नेस नहीं करना चाहेगा, कोई भी अपनी जेब से पैसा देना तो अच्छी बात नहीं समझेगा ना। इसलिए प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बिज़नेस में। नेक्स्ट हमारे पास है कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो रेफर्स टू अ मूवमेंट ऑफ मनी इनटू और आउट ऑफ बिजनेस। जब मनी किसी बिजनेस में जाती है या फिर किसी बिजनेस में आती है, इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और इन अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, कैश फ्रॉम सेल्स, जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, वो मनी इनटू होगी किसी बिजनेस में। पेमेंट्स टू सप्लायर्स को हम पे करते हैं तो वो मनी आउट होगी, ठीक है, बिजनेस से। लोन प्रोसीड्स, कोई लोन हमने लिया हुआ है तो अगर हम उसको लेंगे तो वो हमारे बिजनेस में मनी आएगी, जब हम उसको पे करेंगे तो हमारे बिजनेस से मनी जाएगी, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब आ गया कैश फ्लो में। कैश फ्लो वही हो गया कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मनी आ रही है, जो एक्सपेंस हो रहा है तो वो मनी जा रही है, ठीक है। कैश का फ्लो हो रहा है कि मनी चेंज हो रही है, कभी इधर आ रही है कभी इधर आ रही है, ठीक है। वाई इट्स इंपॉर्टेंट? पॉजिटिव कैश फ्लो इंश्योर दैट बिजनेसेस कैन cover its immediate financial obligations like paying bills and salaries, while negative cash flow can lead to financial difficulties, ठीक है। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब होगा कि मनी जब हमारे पास आ ज़्यादा रही है, हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और हमारी लाइबिलिटीज़ कम है, हमें कम लोगों को पैसा देना है, ठीक है। अगर हमारे पास पॉजिटिव कैश फ्लो आता है तो हम
श्योर कर सकते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो नहीं हमें आएगी, ठीक है, कि हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, लाइक पेइंग बिल्स को पे करने में, सैलरीज को पे करने में, ठीक है। और जबकि अगर नेगेटिव कैश फ्लो होगा तो हमें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल रिप्रेजेंट द मनी ओड टू बिजनेस बाय इट्स कस्टमर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड ऑन क्रेडिट। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल रिप्रेजेंट करता है कि मनी ओड टू बिजनेस, कितनी मनी बिजनेस में आने वाली है बाय इट्स कस्टमर्स के द्वारा, ठीक है। जैसे कई बार कोई जो होते हैं वो कस्टमर्स होते हैं वो इंस्टॉलमेंट पर हमसे कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो उनकी मनी पेंडिंग होती है उनके अकाउंट्स में से आने वाली, तो हम उनके अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनवॉइस सेंट टू कस्टमर्स फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है। इनवॉइस बनता है एक कि हम इस कस्टमर ने इतनी इंस्टॉलमेंट्स करी है और ये इंस्टॉलमेंट्स में मनी पे करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अकाउंट्स रिसीवेबल इम्पैक्ट करता है कैश फ्लो पर कि कितना हमें कैश आएगा एक मंथ में, ठीक है। हाई रिसीवेबल्स मीन मनी इज़ टाइड अप इन अनपेड इनवॉइसेस, ठीक है। अगर हमारे पास हाई रिसीवेबल्स हो गए तो मनी इज़ टाइड अप अनपेड इनवॉइसेस, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। विच कैन हिंडर अ बिजनेस एबिलिटी, जो बिजनेस की एबिलिटी को दर्शाता है कि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। अगर उनके पास उनके जो कस्टमर्स है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स अच्छे से पे नहीं करेंगे तो जो बिज़नेस है उसको भी फाइनेंशियल ट्रबल्स का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी। नेक्स्ट इज़ अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल क्या होता है? अकाउंट पेबल्स रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस ओज टू सप्लायर्स और क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड। जो गुड्स एंड सर्विसेज वो किसी सप्लायर से रिसीव करता है कोई बिजनेसमैन, तो उसके लिए जो उनको मनी देनी होती है तो उसको हमें अकाउंट पेबल्स कहते हैं। एक तरह की लाइबिलिटी हो जाती है बिजनेस ओनर की, ठीक, उसको हम अकाउंट पेबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बिल ऑफ सप्लाई जो हमको किसी ने करी है उसका बिल देना, ठीक है, रेंट देना, यूटिलिटीज़, कोई मशीनरी और कोई सर्विसेज, ठीक है। हमारी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको हम अकाउंट पेबल बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। वाई इट्स इंपॉर्टेंट? मैनेजिंग अकाउंट्स पेबल हेल्प इंश्योर दैट द बिजनेस मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर्स एंड अवॉइड लेट फीस एंड अदर पेनल्टी। जब हम किसी सप्लायर से सामान खरीदते हैं तो उसमें उसको टाइम पर पेमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक बिजनेसमैन की लायबिलिटी होती है कि वो उसको टाइम पर पेमेंट करे ताकि उनके बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और कोई पेनल्टी ना पड़े लेट फीस के लिए। अगर हम उनको लेट फीस पे करते हैं किसी सर्विस के लिए तो कई बार हमें वो पेनल्टीज़ चार्ज कर देते हैं, जिससे भी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो और भी कम हो जाता है। इसलिए हमें टाइम पर उनकी पेमेंट करनी चाहिए, ठीक है। ऐसी जो पेमेंट्स होती हैं इनको हम अकाउंट पेबल बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स ओवर अ यूजफुल लाइफ, ठीक है। डेप्रिशिएशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कि हम एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स की लॉन्ग टर्म कॉस्ट को एलोकेट करते हैं ओवर यूजफुल लाइफ, कि उसकी लाइफ में कितनी उसकी कॉस्ट होगी। दिस रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, ये एसेट की बुक वैल्यू को रिड्यूस करता है, ठीक है। एंड अकाउंट फॉर वियर एंड टीयर ओवर टाइम उसमें जो भी खराबी आती है उसको ठीक करवाने में जो कॉस्ट होती है उस सबसे रिलेटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑफ मनी, अगर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, अगर मशीनरी में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करवाने में जो कॉस्ट लगेगी वो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी होगी, ठीक है। व्हीकल्स, अगर कोई व्हीकल ख़राब हो जाता है और किसी बिल्डिंग में कुछ भी क्रैक आ जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐड करना पड़ता है, उसको ठीक करवाना पड़ता है, तो वो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? डेप्रिसिएशन हेल्प बिजनेसेस रिफ्लेक्ट द ट्रू कॉस्ट ऑफ यूजिंग एसेट ओवर टाइम। डेप्रिसिएशन की मदद से हमें पता चलता है कि कोई बिजनेस है उसमें जो एसेट्स यूज़ करे गए हैं तो उसकी ट्रू कॉस्ट, असली कॉस्ट उसकी क्या है। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी ठीक करवाना पड़ेगा, उसमें भी जो कॉस्ट लगेगी वो भी इंक्लूड हो जाएगी ना एक्सपेंसेस में। तो डेप्रिसिएशन की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ओवर टाइम हमारी कितनी कॉस्ट उस एसेट को यूज़ करने में लगी है। इससे क्या होता है? टैक्स लायबिलिटीज़ रिड्यूस होती हैं, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़ती है, ठीक है। कोई भी जो एसेट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मदद से उसकी जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीज़ होती रहती है ओवर अ टाइम, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक
तरह का एक तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है जो यूज़ करी जाती है कॉस्ट ऑफ टेंगिबल और फिजिकल एसेट। जो हम एसेट यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ओवर अ टाइम कितनी होगी, ये डेप्रिसिएशन की मदद से हमें पता चलता है। नेक्स्ट टर्म इज़ बैलेंस शीट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसको कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज अ कंपनीज एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। बैलेंस शीट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है किसी भी बिजनेस की, जिसमें क्या शो करा जाता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, क्या क्या कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं एंड क्या उनके पास कौन सी इक्विटी है, ठीक है। ये सभी पॉइंट मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं, तो आपको इनका मतलब पता होना ज़रूरी है अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करने चाह रहे हो, ठीक है। एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, एक टाइम पीरियड में उनके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ एंड कितना इक्विटी है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। इसकी मदद से हमें कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है, उसके बारे में एक ओवरव्यू मिल जाता है, स्नैपशॉट मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द बैलेंस शीट इंक्लूड्स सेक्शंस फॉर एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़। बैलेंस शीट में सेक्शंस बने होते हैं अलग अलग, जिसमें एसेट्स को अलग से डिफाइन करा होता है कि कितने एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ क्या है उनको अलग से, और जो इक्विटी है किसी बिजनेस के पास उनको अलग से। एसेट्स है जो 2 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट हेल्प स्टेक होल्डर्स assess the financial health and stability of the business। बैलेंस शीट में एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ को शो किया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस कैसी है। इसलिए इससे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, उनको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चल जाता है, ताकि वो इनकरेज हो कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कंपनी का जो कैश फ्लो हो वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो मोटिवेट होंगे कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर उनको भी बेनिफिट हो और कंपनी को भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट इज़ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? एन इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, जो कि शो करती है कंपनीज रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, अल्टीमेटली डिटरमाइनिंग द नेट इनकम और लॉस। ये भी सेम ही है कि कंपनी जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें कंपनी को कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इस सब के बारे में बताया जाता है, लिखा जाता है, कितना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया एक स्पेसिफिक टाइम में। जैसे कि अकाउंटिंग होती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है, तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर हम बात करें कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ किसी कंपनी के द्वारा, ठीक है, कितने एक्सपेंसेस उन्होंने करे हैं ओवर उस एक फिस्कल ईयर के द्वारा, ठीक है, फिस्कल ईयर के दौरान, ठीक है। इससे हमें अल्टीमेटली पता चलता है कि नेट इनकम कितनी है और नेट इनकम कितना उनको लॉस हुआ। नेट का बेसिकली मतलब 1 साल से होता है, 1 साल की अकाउंटिंग से होता है। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेवेन्यू कितना हमें हुआ है सेल्स से, ठीक है, कितनी कॉस्ट आई है गुड्स को सोल्ड करने में, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेट करने के लिए कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना हमने टैक्स पे करा है 1 साल के दौरान। इसमें ये सब है जो इनकम स्टेटमेंट में आता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड इनसाइट इनटू अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ओवर टाइम। इनकम स्टेटमेंट भी जो है वो हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के बारे में बताती है एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, ठीक है। ये सब जो हैं ये बेसिक टर्म्स है अकाउंटिंग्स की, जिसके बारे में हमने आज बात करी है। ये टर्म्स